स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं देने वाले व्यक्तित्व से साक्षात्कार पर आधारित होता है। हम उनके अनुभवों से आपको परिचित कराते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद की। कोरोना काल में आयुर्वेद का महत्व बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जितना आयुर्वेद का इस्तेमाल हो रहा है वो अपने आप में एक उल्लेखनीय है, क्योंकि बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि लोग एलोपैथी की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं, वो उनकी दवाइयों को अपनाते हैं। आयुर्वेद को लोग भूल चुके हैं, जबकि आयुर्वेद की विरासत इतनी समृद्ध है और उसमें हर चीज़ का शोध है। आइए इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दिनकर शुक्ला, जो कि BAMS है और कई वर्षों से आयुर्वेद पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में अनुसंधान भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर शुक्ला जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो पहला मेरा सवाल ये है कि कोरोना काल में जिस तरह से आयुर्वेद लौटा है, देखिए ऋषि धन्वंतरि ने कितना कुछ लिखा है, कितना शोध है। ऋग्वेद और हमारे जो उपनिषद है वो स्वास्थ्य को लेकर के आयुर्वेद पे अनुसंधान पर भरे पड़े हैं। इतनी समृद्ध विरासत होते हुए भी आयुर्वेद का पिछड़ने का कारण क्या रहा? देखिए, आयुर्वेद पिछड़ने के कई मूलभूत कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से क्वालिफाइड वैद्य तैयार होते हैं, BAMS करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में कई खामियां होती हैं। वहाँ BAMS जब कर रहा होता है बच्चा, तो उसको ये पता नहीं होता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ। साइंटिफिक बैकग्राउंड का 12th पास किया हुआ बच्चा जब आके वहाँ पे संस्कृत पढ़ता है, वो फेमिलियर नहीं होता है, आत्मा परमात्मा की चीज़ें आती हैं तो उसे लगता है कि मैं ये क्या पढ़ने लग गया। इसके अलावा जब वो क्लिनिकल जब भी क्लासेस होती हैं तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, वहाँ पे उसको वो क्लिनिकल ज्ञान नहीं मिल पाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो रहता है कि जब मैं BAMS कर भी जाऊंगा उसके बाद मैं पैरासीटामोल दूं या मैं गोदंती से मैं बुखार ठीक कर पाऊंगा। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशन बेसिक लेवल पे नहीं आएगा तब तक आयुर्वेद का पिछड़ना ऐसा ही रहेगा। नहीं, आप जब अपनी डिग्री लेकर के सामने आए तो आपके सामने कौन सी चैलेंजेस, कौन सी चुनौतियाँ सामने आई? आपने क्या अनुभव किया? सर, मेरे सामने भी चुनौतियां सेम थी कि BAMS पास कर लिया, अब आयुर्वेद में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं फीवर का कोई मरीज है या फिर कोई मरीज पेट के रोगों का है तो मैं उसे अपनी आयुर्वेद की औषधि से ठीक कर पाऊंगा या फिर मैं उसे एलोपैथी दूं। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सेल्फ स्टडी करना, जगह जगह सीनियर वैद्यों से जाना, उनसे समझना, जड़ी बूटी का ज्ञान लेना, वो धीरे धीरे करते 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 और सेल्फ स्टडी सबसे अहम होती है। उसके बाद ही आप उतना कॉन्फिडेंस अचीव कर पाते हैं। अच्छा, आपने अपना आत्मविश्वास करने के लिए आपने भी बहुत यात्राएं की होगी, बहुत सा ज्ञान लोगों से हासिल किया होगा। कहाँ कहाँ गए आप? सर, पहले तो मैंने BAMS पास करने के बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है पंजाबी बाग में, गवर्नमेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो वहाँ से 1 वर्ष का मैंने डिप्लोमा किया है CRAV का। तो मेरे गुरुजी खाटू श्याम जी में वैद्य जगदीश प्रसाद शर्मा जी हैं, वो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ मैंने फार्मेसी, च्यवनप्राश बनाना, पारा शोधन करना, महायोगराज बनाना, परपटी कल्प बनाना, जो बहुत ही एडवांस दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, वो और उसकी कैसे कैसे हमें प्रयोग करना है ये सीखा। उसके बाद मैं आया दिल्ली, गुरुजी ताराचंद शर्मा जी के यहाँ, उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वहाँ गया। फिर इसके बाद मैं केरल गया, अपने तिरुवनंतपुरम आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर S गोपा कुमार जी, और मैंने पंच भौतिक चिकित्सा सांगली से किया। सांगली में मेरे गुरुजी हैं वैद्य अनिरुद्ध कुलकर्णी जी। सर, आयुर्वेद का ज्ञान इतना विस्तार से है और आप महाराष्ट्र में अलग तरीके की चिकित्सा है, कर्नाटक में अलग तरीके की है, गुजरात में अलग। मैं गुजरात भी गया, मैंने वहाँ पे भी 1 महीने का 4 सूत्र का डिप्लोमा किया गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से। तो अलग अलग जगह पे जाके आयुर्वेद को कैसे मॉडिफाई करना है, एक सिंगल दवाई को कैसे अनुपान भेद से काम करना है, ये सीखा। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि 3 आदमी हैं, तीनों को जुकाम है और एक ही दवाई दे दो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक ही दवाई काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक हम आपकी प्रकृति को नहीं समझे कि प्रकृति क्या है, वात पित्तज है, पित्त कफज है, तो हम कैसे एक ही औषधि उस पर
अप्लाई कर सकते हैं। यही टेक्निक है, इसी में हर वैद्य मेरे हिसाब से जो नया वैद्य है वो फेल हो जाता है। सक्सेस का सिर्फ ये बेस है। तो इसके लिए क्या हमें जो शिक्षा की पद्धति है, जिस तरह के प्रतिष्ठान है, जिस तरह की संस्थाएं हैं, उनमें शिक्षा पद्धति में बहुत आमूलचूल बदलाव की जरूरत है? जी डेफिनेटली उसमें बदलाव तो करना चाहिए, क्योंकि वो क्यूरिकुलम को अगर हम देखते हैं, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगता था 80% मैं एलोपैथी पढ़ता हूँ, 20% आयुर्वेद पढ़ता हूँ। और आयुर्वेद में भी जो क्रियात्मक ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो पेशेंट के ऊपर अप्लाइड नॉलेज है, वो नहीं सीखना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट अभी तो आयुष मंत्रालय ने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, बहुत अच्छा अब आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स में चेंजेस आ रहा है। तो ये गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो आप लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र से बहुत गंभीरता से जुड़े हुए हैं, तो स्वतंत्र मंत्रालय जब से इसका अस्तित्व में आया है, आयुष मंत्रालय, कोरोना काल में बहुत अच्छी गाइडलाइंस लोगों को दी गई है, बहुत दवाइयों के बारे में भी बताया गया कि आप ये खाइए, आप ये खाइए, जो चीज़ें घर की रसोई में है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब सवाल ये है कि आप एक उस पेशे से जुड़े हुए हैं जिसमें डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, डॉक्टर की बहुत सम्मान है, और डॉक्टरों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो काम कर लिया उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आप आयुष मंत्रालय से क्या अपेक्षा रखते हैं कि और क्या होना चाहिए? देखिए, मैं आयुष मंत्रालय से ये अपेक्षा रखता हूँ कि एक तो आयुर्वेद को आप सिर्फ किचन की पद्धति मत बनने दीजिए कि हमने सौंठ, तुलसी, काली मिर्च लिया और काम हो गया। नहीं, आयुर्वेद पूरा स्वस्थ का विज्ञान है। आयुर्वेद का अपना एक उद्देश्य है, किसी भी पैथी का आज तक उद्देश्य नहीं हुआ। आयुर्वेद का एक प्रयोजन है, उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और जो रोगी है उसके विकार को दूर किया जाए, ये प्रयोजन है। तो अब हमें दोनों प्रयोजन यानी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट पे चलता है। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के जो वैद्य, जो नए हमारे स्नातक निकल रहे हैं, उनको समझाया जाए। और आयुर्वेद पूर्ण विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान। हर एक चीज़ में जो क्यूरेबल डिजीज़ हैं उनको क्योर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो मैं तो यही चाहूँगा आयुष मंत्रालय से कि और अच्छे प्रैक्टिकल कुछ वर्कशॉप करें, जैसे कि मान लीजिए हम जैसे वैद्य हो गए जो अभी इस एज में आ गए कि इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, तो छोटे छोटे ऐसे कोर्स चलने चाहिए जिनमें वैद्यों की ट्रेनिंग हो और मैंडेटरी हो कि आपको अटेंड करना ही करना है, तो हम जाके आयुर्वेद को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। अच्छा, एक आम धारणा है आयुर्वेद के बारे में कि नहीं यार, इससे हम गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। हम हर वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाते हैं, उसका ताल्लुक तो आपके लिवर से है। तो आयुर्वेद कितना सक्षम है इन सब बीमारियों के लिए? जी सर, आयुर्वेद पूर्णतया सक्षम है लीवर यकृत से संबंधित बीमारियों के लिए, चाहे वो हेपेटाइटिस है, चाहे वो आगे जाके फैटी लीवर है। एक्चुअली क्या है, हेपेटाइटिस मीन्स लीवर का स्वेलिंग, आइटिस मीन्स स्वेलिंग, स्वेल्ड हो जाना। अब ये कई कारणों से हो सकता है। उसमें हमने जैसे कि नॉर्मल हमने कोई फूड कंटामिनेटेड खा लिया, पानी कहीं से पी लिया, उससे हमारे को कोई इन्फेक्शन लग गया, लीवर में सूजन आ गई। एक बहुत बड़ा आजकल कारण आ रहा है फैटी लीवर होना। फैटी लीवर के कई कारण हैं। एक तो ये डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कोई नहीं कर पाता है हमारे यहाँ पे। फास्ट फूड की कितनी इसमें कारण हो सकते हैं? सर, फास्ट फूड का तो रेशो बहुत ज़्यादा है, इसमें कारण बहुत ज़्यादा है। पिज़्ज़ा, बर्गर्स, और इसके अलावा नियमित दिनचर्या नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कोई योगा प्राणायाम नहीं है, और स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनमें भी बहुत वो हाई रिस्क जोन में रहते हैं, तो लीवर फैटी होना चालू हो जाता है। अब फैटी होना तो समझ आ गया, बट फैटी होने के बाद अगर वो नैश की कैटेगरी में चला गया, यानी नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जहाँ पे उसकी सेल्स में फाइब्रोसिस होनी चालू हो गई, वो फिर आगे जाके बहुत क्रिटिकल कंडीशन बन जाती हैं। इसके अलावा एक हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस है, जो आजकल सभी जानते हैं, जिसके बारे में भी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इनमें हेपेटाइटिस ए और ई ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। बी और सी हमारा जैसे एड्स है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बॉडी के सीक्रीशंस के द्वारा सामने वाले किसी भी व्यक्ति में फैलता है, और ये ज़्यादा लीथल होते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में पूरे सिद्धांत दिए गए हैं। बताया ना, जैसे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम,
तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कंटामिनेटेड फूड ना खाइए, हाथ धो लीजिए खाना खाने से पहले, वेजिटेबल्स या कुछ भी चीज़ लाएं उसको वॉश कर लीजिए। ये तो ये मेजर्स हो गए। इसके बाद जब लीवर हमारा डैमेज होने लग जाता है उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी से अच्छी दवाइयाँ हैं, काल में कुटकी, कासनी, पुनर्नवा, बहुत दवाइयाँ हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। आयुर्वेद हर गंभीर बीमारी का इलाज करने में सक्षम है और सरकार की तरफ से उसे आयुर्वेद को लगातार प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और ख़ास तौर पर आयुर्वेद के अनुसंधान पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोरोना काल में दोस्तों फिर भी आयुर्वेद लौटा है और आयुर्वेद की विरासत बहुत समृद्ध है। इसे अपनाइए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।